मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा करने जा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के मामले में दिया है। इस फैसले के बहुत सारे कानूनी पक्ष हैं। कुछ इसके आने वाले समय में किस प्रकार से इस फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, उसका भी जिक्र है। और यह भी है कि इसका विरोध, और मैं कहना चाहूँगा कि जो बुद्धिजीवी गण हैं और बहुत सारे जेन्युइन कारणों से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और शायद आने वाले समय में जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं वो बहुत सारे कारणों से इस फैसले के विरोध में भी आ सकते हैं। हम पहले इसके कानूनी पक्ष को समझना चाहेंगे, इसके जेनेसिस को समझना चाहेंगे कि इस तरह का जो फैसला आया है उसके पीछे क्या श्रृंखलाएँ थी। दरअसल आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन और रिजर्वेशन एक्ट करके एक अधिनियम बनाया था जो स्टेट सेवाओं के लिए था। उन्होंने अनुसूचित जाति जिनको आरक्षण मिलता था लाभ, उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया, ABCD, और जो 25% का उनको लाभ मिलता था उसे इन श्रेणियों में बाकायदा सब क्लासिफाई किया। इसके विरुद्ध मामला कोर्ट में पहुंचा और अंतिम रूप से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो चेन्नैया केस इसको कहा जाता है। चेन्नैया केस में 5 जजेस की जो संविधान पीठ थी, इसके जस्टिस संतोष हेगड़े बड़े मशहूर जस्टिस रहे हैं, वे इसको हेड कर रहे थे। उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन से, यानी 5 जजेस ने ये माना कि यह जो एक्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं है, शक्ति नहीं है कि वह जो अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में जो क्लासिफिकेशन किया गया है एक होमोजीनियस ग्रुप के रूप में हो जाता है, वो एक डीम्ड होमोजीनियस ग्रुप है, उसमें कोई भी चेंज अपने स्तर से करें। और सब क्लासिफिकेशन को भी उन्होंने चेंज माना। हम समझेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है और आर्टिकल 14 को अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अंग्रेजी में मैं पढ़ना चाहूँगा, तो आर्टिकल 14 में कहा गया कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 341 मैं पढ़ना चाहूँगा कि इसके अनुसार, इसके 341 क्लास 1 के अनुसार जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको बाकायदा प्रेसिडेंट के आदेश से नोटिफाई किया जाता है कि, और वो किसी राज्य के संबंध में होगा तो वहाँ के गवर्नर से यानी वहाँ की सरकार से राय लेने के बाद प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, और जिनको नोटिफाई किया उन्हीं को शेड्यूल्ड कास्ट में डाला जाता है। और उसी प्रकार से 342 के संबंध में 342(1) में शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। मामले का संबंध शेड्यूल्ड ट्राइब से नहीं, हम समझ लें, केवल और केवल उस एक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा कि 341 के तहत सब क्लासिफिकेशन एक चेंज है और शेड्यूल्ड कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है, और उस होमोजीनियस क्लास में कोई सब क्लासिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उसके बाद मित्रों 2006 में एक कानून पंजाब सरकार ने इसी तरह का बनाया, और उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए जो कुल रिजर्वेशन वहाँ था उसको 2 वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए कहा कि उनको 50% उसमें से मिलेगा। इसको लेकर के एक केस पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनाई गई, और उसने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो 341(1) के तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट का नोटिफिकेशन हुआ है उसमें सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं है, परंतु हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि जो चेन्नैया केस है वो भी 5 जजेस के बेंच का केस था, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि मामला एक बड़े संविधान पीठ में, यानी 5 से ज़्यादा संविधान पीठ, 5 से ज़्यादा जजेस के संविधान पीठ में इस पर विशद चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मामला संवैधानिक है और संविधान के इंटरप्रिटेशन से संबंधित है।
इसका परिणाम ये हुआ कि 2020 में उन्होंने फैसला किया और उसके बाद फिर एक 7 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी, जिसकी अध्यक्षता YV चंद्रचूड़, जो आज की तारीख में हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो कर रहे थे, और बाकी 6 दूसरे जज थे। इसका फैसला आया है 1 अगस्त को, और इन्होंने कहा कि यह सब क्लासिफिकेशन नंबर 1 किया जा सकता है, क्योंकि यह जो शेड्यूल्ड कास्ट का नोटिफिकेशन है उसमें जो जातियां शामिल की गई हैं उसे हम होमोजीनियस क्लास नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा कहीं संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इंदिरा सहनी केस का भी जिक्र किया, जो 1992 में शेड्यूल्ड कास्ट तो नहीं लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस को मंडल कमीशन के बाद आरक्षण मिला था, उनकी चर्चा करता है, और उसमें उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है। OBC के रूप में उन्होंने EBC का एक नया कॉन्सेप्ट दिया और ये कहा कि उनका सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने आरक्षण की पूरी सीमा को 50% के अंतर्गत रखा। अब ये जो जब 1992 में ये जजमेंट आया तो निश्चित तौर से ये इस जजमेंट के आधार पे इन्होंने ये कहा कि इंदिरा साहनी जो केस है उसमें कहा गया था कि बैकवर्ड क्लासेस की बात है और बैकवर्ड क्लासेस का ये सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उन्होंने संविधान की धारा 15(4) और 16(4) का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको बनाया गया है वो एक हेट्रोजीनियस क्लास है, वो होमोजीनियस क्लास नहीं है। उसमें बहुत सारे जातियों उपजातियों के जो लोग हैं वो शामिल किए गए हैं, जिस प्रकार से OBC में विभिन्न तरह के उपजातियों जातियों के लोग शामिल किए गए हैं। तो समझें कि 15(4) क्या कहता है। 15(4) कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes। और 16(4) जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है वो कहता है उसका 16(4) nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। और 341(1) वही कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर के कंसल्टेशन से शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो इन जजेस ने इन सभी की व्याख्या करते हुए ये कहा कि जो चिनैया का फैसला था वो फैसला सही नहीं था, क्योंकि ये सब क्लासिफिकेशन है और ये सब क्लासिफिकेशन करने की शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर को भी है, क्योंकि 341 में जिन जातियों का जिक्र किया गया शेड्यूल्ड कास्ट रूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको भी शक्ति प्राप्त है। चिनैया ने कहा था, चिनैया जजमेंट में कहा गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर को शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो जस्टिस चंद्रचूड़ वाली है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह करके, तो इसमें जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त की अपने बाकी जो 6 जजेस थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, होमोजीनियस है और उसमें कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, और करेंगे तो ये सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है, क्योंकि वही इस सूची को बनाते हैं। लेकिन एक और फैसला उसमें दूसरा आया सब क्लासिफिकेशन के अलावा, जो बाकायदा जिस पर चर्चा नहीं हुई थी, जो इशू नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इशू होता है उसी इशू पर तमाम पक्षों को सुनने के बाद विचार करके अपना फैसला देता है, कोई भी कोर्ट देता है। उसमें जस्टिस गवई ने और उनके समर्थन में 3 और जज आए, यानी 4 जजेस ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इंदिरा सहनी केस में जिस प्रकार से OBC के मामले में क्रीमी लेयर को रखा गया है, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जातियाँ उपजातियाँ आएंगी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो अनुसूचित जाति में भी जो क्रीमी लेयर है उसे नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि IAS IPS के जो कोई आरक्षण से आ जाए और उसके फिर बाल बच्चों को मिलने लगे तो उचित नहीं है, आदि इत्यादि। लेकिन जो न्यायविद हैं उनका कहना है कि जो क्रीमी लेयर वाला मामला है, यह मामला कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्योंकि यह इशू नहीं था।
किंतु इसलिए यह लागू नहीं होगा। एक तरीके से यह आर्बिटर डिक्टा कहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में यह कानून नहीं है, लॉ नहीं है। लॉ केवल ये है उसमें जो ले डाउन किया कि सब क्लासिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर कर सकते हैं, और ये न 14 का उल्लंघन है, न 15(4) का है, न 16(4) का, न 341 जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं है। ये तो एक रहा कानूनी मामला। अब अनुसूचित जातियों के जो बुद्धिजीवी गण हैं और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो अनुसूचित जातियों के नहीं हैं, परंतु जो सोचते हैं कि आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए कि सदियों से जो अनुसूचित जाति कहे जाने वाला समुदाय है वो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा है। तो वैसी दशा में यह अनटचेबिलिटी के शिकार लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह गरीबी का मामला नहीं है कि जो गरीब हैं उस गरीबी को हटाने के लिए आरक्षण दिया जाए। अन्य बहुत सारे दूसरे काम जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं वो किया जाना चाहिए, परंतु यह होमोजीनियस क्लास है, उसमें कोई बंटवारा मान्य नहीं है, वो कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह उनका कहना है कि जो जजेस ने ये जो फैसला किया है उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है बहुत सारे कारणों के आधार पर। क्रीमी लेयर की जो बात आ गई उसके वजह से भी और हंगामा मचा है कि क्रीमी लेयर की बात इसमें कहाँ से आ गई, तो अनटचेबिलिटी के कारण शेड्यूल्ड कास्ट बनाए गए हैं, इसलिए ओबीसी से यह इस मामले में पृथक है, भिन्न है, क्योंकि ओबीसी जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में नहीं है, उनके लिए वो आरक्षण दिया गया था। किंतु शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ऐसा मामला, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी कि वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हों, क्योंकि सभी सोशली बैकवर्ड हैं, अनटचेबिलिटी के शिकार हैं। तो उन्हें लगता है कि होगा क्या कि इस प्रकार से सब क्लासिफिकेशन करके और कहा जाएगा कि साहब ये जो कुछ जो जातियां हैं अनुसूचित जातियों में, यानी जो उपजातियां हैं, इनमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसको जो है सो जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। मुझे लगता है कि इस प्रकार का उनका डर है, और ये भी डर है कि आने वाले समय में आरक्षण को बहुत डाइल्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि उस फैसले को लागू करने के लिए जाति गणना करानी पड़ेगी। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखना पड़ेगा कि अनुसूचित जातियों के सूची में जो उपजातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर जिनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो निश्चित तौर से उनको क्लासिफाई करके कहीं रखना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश ने ABCD करके निकाला हुआ था, बाकायदा तमिलनाडु में भी इसी प्रकार से बनाया गया है, हरियाणा में भी बनाया गया है, तो पंजाब में तो है, तो इन 4 प्रदेशों का उन्होंने जिक्र करते हुए ये बात कही है। अब अगर जनगणना जातीय नहीं होगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि जो उपजातियां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में, जनजाति उसको लिया ही नहीं गया है, जो जाति में, अनुसूचित जाति में जो उपजातियां हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन अभी तक बढ़ा है, किसका बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं अनुसूचित जाति में जिनका एक भी व्यक्ति राज्य की बड़ी सेवाओं में नहीं है। क्लास 4 में हो सकता है लेकिन ऑफिसर ग्रुप में नहीं है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं फैसले का, कहते हैं कि ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जो अनटचेबल्स जिनको समाज ने घोषित कर दिया था, जो लंबे समय से जो सनातन की परंपरा में जो लोग उपेक्षित थे और जिनको अस्पृश्य माना गया, अनटचेबल माना गया, उनके प्रतिनिधित्व की बात है। और ये समय नहीं है कि आप उनमें विभाजन पैदा करें। मुझे लगता है कि विभाजन करके और उन्हें बांटने की जो कोशिश की जाएगी उनके लिए लॉन्ग रन में नुकसानदायक होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जरूर जाति जनगणना करा करके देख लेना चाहिए कि किनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, और जिनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है यदि उसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है तो मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था आरक्षण को खत्म करने के दृष्टिकोण से की गई है। हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि यदि क्लासिफिकेशन में किसी एक सब क्लास को अगर योग्य नहीं कोई कैंडिडेट मिलते हैं तो वो जनरल में नहीं आना चाहिए, वह उसी क्लास के, उसी कास्ट के, उसी शेड्यूल्ड कास्ट के किसी दूसरे सब क्लासिफाइड ग्रुप को चला जाना चाहिए, ताकि रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न निश्चित तौर से जो महत्वपूर्ण है उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हो सके। और ये भी मेरा मानना है कि इस पर काफ़ी विचार करने की ज़रूरत है, इस पर बहस करने की ज़रूरत है, बाकायदा बैठ करके सरकार सभी को बुलाए। हालांकि खुशी की बात है कि कुछ दिनों पहले जो हमारे अनुसूचित जाति के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे, वे माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा था हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, वैसे क्रीमी लेयर लागू करने की बाध्यता भी नहीं है,
वो एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है और सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन वाली बात जो है वो निश्चित तौर से कानून के रूप में हम देखेंगे और उसकी बाध्यता है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इस बिंदु को आपके साथ रखा जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर हमें बताएंगे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। और आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित तौर से मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।